देखिएगा और समझिएगा या जवाब दीजिएगा पोल में, ठीक। 31 क्वेश्चंस एक एक्स्ट्रा में है। और आप बिल्कुल इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे एग्जाम में आपका जो पैटर्न रहता है 30 क्वेश्चन आते हैं। असर्शन यानी कथन, सीसीई रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑफ एनुअल एग्जाम्स बाय रिप्लेसिंग देम विद रेगुलर एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यानी जो सीसीई है जिसको हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं, वार्षिक परीक्षाओं के तनाव को नियमित मूल्यांकन के माध्यम से कम करता है। यानी सीसीई जो कि एक इवैल्यूएशन का सिस्टम है, सीबीएसई के द्वारा लाया गया 2009 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो। और इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं सीबीएसई वाले या सीसीई, किस लिए लाया गया कि जो साल में एक बार अंत में एग्जाम हो रहे थे, कि बोर्ड होते हैं तो एक ही बार हो रहे हैं, ना कोई ग्रेड्स है ना कुछ है, या फिर बोर्ड्स तो अभी भी एक ही बार होते हैं, बट उसको भी मल्टीपल करने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर रही है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज की कि साल के अंत में ही एक बार पेपर होंगे, ये नहीं होना चाहिए। बोर्ड के अलावा भी नॉर्मल क्लासेस में भी यही होता था ना, साल के अंत में पेपर होंगे, वो नहीं होना चाहिए। उससे डर बैठता है बच्चे के अंदर। समय समय पे आप बच्चे का मूल्यांकन करते रहिए, कभी एफए फॉर्मेटिव टेस्ट लीजिए, कभी उसका असाइनमेंट का काम कराइए, उसमें जांचिए, है ना, नॉर्मल सतत और व्यापक मूल्यांकन। और सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट मत लीजिए, वो अनुशासन में कैसा है, यानी डिसिप्लिन में कैसा है, व्यवहार में कैसा है ना, स्पोर्ट्स में कैसा है, तो उन सब चीजों पे भी ग्रेड्स दीजिए बच्चे को, ठीक। तो हर एक पक्ष में जांचना, ऊपर से सतत कॉन्टिन्यूअस रेगुलर बेसिस पे आप असेस कर रहे हैं बच्चे को, जब वो क्लासरूम में कैसे व्यवहार करता है, बाकियों के साथ कोऑपरेशन में कैसा है, हर एक क्राइटेरिया को आप देख रहे हैं। यानी होलिस्टिक असेसमेंट हो रहा है। और साथ साथ क्या है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी पूरे साल ड्यूरिंग द एनुअल ईयर, ड्यूरिंग द होल ईयर, अगर हम कहें, सिर्फ एनुअल एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, साल भर में कई बार बच्चे को जांचा जा रहा है समय समय पे। तो इससे क्या होगा, लास्ट में अंत में जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उनका डर कम होगा। ये बात सही है, ये बात सही है एकदम। ये हुआ है सीसीई से। रीजन क्या है इसका, सीसीई फोकसेस ओनली ऑन को-स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज नेग्लेक्टिंग एकेडमिक अचीवमेंट्स। यानी जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वह सह शैक्षिक रणनीति या गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, शैक्षिक उपलब्धियों की उपेक्षा करता है। यानी को-स्कोलेस्टिक दो पक्ष होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का जो मतलब है यहाँ पे, सीसीई का मतलब अभी हम समझेंगे, उसमें को-स्कोलेस्टिक का मतलब, को-स्कोलेस्टिक यानी स्पोर्ट्स में या बाकी चीजों में, म्यूजिक में, इन सब में कितना अच्छा है बच्चा, को करिकुलर एक्टिविटीज में, सह शैक्षिक पक्षों में, शिक्षा के अलावा जो पक्ष हैं उसमें, पेन पेपर के अलावा जो पक्ष हैं। और ये नेग्लेक्ट करता है एकेडमिक अचीवमेंट को। ऐसा नहीं है, स्कोलेस्टिक यानी शैक्षिक या एकेडमिक जिसको हम कह रहे हैं उसको भी इंक्लूड करता है, और को स्कोलेस्टिक को भी। तो ये कहना तो गलत हो गया। शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसा नहीं है कि शैक्षणिक उपलब्धियों की अवहेलना होगी या उपेक्षा होगी। तो ए तो सही है बट आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऐसा कहना गलत होगा कि सिर्फ फोकस करता है को स्कोलेस्टिक पे। देखिए सीसीई को एक बार हम समझ लेंगे थोड़ा सा। अगर इसकी फुल फॉर्म की भी हम बात करें, सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हम इसको कहते हैं। सीबीएसई के द्वारा मूल्यांकन का एक सिस्टम है, कैसे आप बच्चे को जांचेंगे उसका एक सिस्टम है, ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहाँ व्यापक होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब यहाँ सतत होता है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आकलन साल में एक बार मत करिए, तो जब साल में एक बार ना हो करके समय समय पे आकलन होता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस बन जाएगी। कभी एफए हो रहे हैं, कभी प्री मिड टर्म हो रहे हैं, कभी मिड टर्म हो रहे हैं, फिर टर्म एंड यानी एनुअल हो रहा है, हाफ ईयरली, ये सब अलग अलग समय पे अलग अलग एग्जाम्स हैं, कभी प्रैक्टिकल हैं। तो ऑनगोइंग प्रोसेस बन गई तो डर खत्म हो जाएगा बच्चे में कि साल के अंत में पेपर आ रहे हैं और या तो पास या तो फेल। साल में कई बार पेपर हो रहे हैं तो डर चला गया, ठीक है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहां पे क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है हर एक पक्ष में, यानी होलिस्टिक, सर्वांगीण रूप से आप बच्चे के दिमाग को भी और बाकी पहलुओं को भी, वो इमोशनली कैसा है, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, मॉनिटर बना रहे हैं तो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो स्कोलेस्टिक यानी शैक्षिक एकेडमिक पक्ष, पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो वो हो गया शैक्षिक पक्ष या एकेडमिक्स या स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट। दूसरा ये अपने अंदर समाहित करता है को स्कोलेस्टिक को भी, जिसको हम सह शैक्षिक कहते हैं, यानी शिक्षा के साथ साथ होने वाले जो भी पक्ष हैं आपके, यानी सिर्फ कॉग्निटिव दिमाग का ही नहीं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इन सभी पहलुओं को शामिल करके रखा है, तो सह शैक्षिक कहलाएगा, सह शैक्षिक। और इन दोनों को मिलाकर के हम होलिस्टिक असेसमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, कि हम बच्चे को होलिस्टिकली क्या कर रहे हैं, जांच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, होलिस्टिकली जांच रहे हैं, यानी सर्वांगीण रूप से, होलिस्टिक। बात सही है नहीं है, होलिस्टिक, ठीक। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो तो बता दीजिए, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ जो है इसको एकेडमिक्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ को स्कोलेस्टिक को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं, भाई दोनों को करते हैं। ध्यान जो है सीसीई में दोनों पे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर
2 देखेगा और बताइएगा कि ये क्या पूछ रहा है और आपको सही उत्तर कैसे ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डेवलपमेंट रेफर्स टू दी प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम इन इंडिविजुअल्स, यानी विकास वो प्रक्रिया है, वो प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें बेहतरी के लिए परिवर्तन होते हैं इंसान में समय के साथ। ठीक है। शेपिंग देयर फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी बच्चे के संज्ञान, शरीर और संवेग, इमोशंस, इन सब को शेप करता है विकास, ये सब डेवलप होता है, विकसित होता है समय के साथ विकास की प्रक्रिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास किसे कहेंगे, अभी तो बात की थी, जिसमें विकास के सभी पहलुओं को साथ में जोड़ करके विकसित किया जा सके, वो सर्वांगीण है, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी विकास के सभी पहलुओं को जांचा जा सके, वो सर्वांगीण विकास कहलाएगा। ठीक, तो अगर हम देखें तो होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकसेस ओनली ऑन दी एकेडमिक ग्रोथ, ये तो सिर्फ कॉग्निटिव पक्ष को ही ध्यान में रख रहे हैं, सिर्फ एकेडमिक क्यों, है ना, सिर्फ एकेडमिक क्यों। ठीक, तो इग्नोर कर देगा सोशल, इमोशनल, नहीं भाई, विकास के जो ये 4 मुख्य प्रकार हैं, 3 ही कहेंगे, पीसीएस और ई साथ में आ जाएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो सिर्फ फिजिकल पे या सिर्फ कॉग्निटिव पे नहीं, सभी विकास के पहलुओं पे या विकास के प्रकार पे। होलिस्टिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, एंश्योरिंग वेल राउंड डेवलपमेंट या ऑल राउंड डेवलपमेंट। संपूर्ण विकास से तात्पर्य है शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं का विकास, जो संपूर्ण विकास सुनिश्चित करता है। थर्ड है होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकसेस ऑन एकेडमिक लर्निंग बट गिव्स प्रायोरिटी टू सोशल स्किल्स एंड फिजिकल हेल्थ ओनली। ऐसा नहीं है कि ये एकेडमिक लर्निंग पे ही फोकस करता है और प्रायोरिटी देता है सामाजिक और शारीरिक कौशलों को, सभी कुछ प्रायोरिटी है इसमें। होलिस्टिक डेवलपमेंट एम्फसाइजेस फिजिकल डेवलपमेंट व्हाइल इग्नोरिंग द इमोशनल, ऐसा नहीं है कि एक पे ध्यान देने के लिए दूसरे को इग्नोर करने की जरूरत है ना। तो अगर हम देखें संपूर्ण विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं का विकास शामिल है, यानी विकास के सभी पहलू, जो विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं और उन 4 में भी 3 ही मानिए आप, जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है, पीसीएसई, फिजिकल, सोशल, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। सोशियो इमोशनल एक साथ लिखा जाता है एनसीईआरटी में, इसलिए 3 प्रकार भी मान सकते हो। इस फिजिकल को बायोलॉजिकल कह देते हैं कि शरीर का विकास, कॉग्निटिव यानी संज्ञान, आपके दिमाग का विकास, मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मानसिक या बौद्धिक विकास भी कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। फिर है सोशल, यानी समाज में कैसे रहना है, और सोशल से ही रिलेटेड है सोशियो इमोशनल बोलते हैं, सामाजिक, सामवेगिक, आपके इमोशंस और समाज में रहने के तौर तरीके आप सीख रहे हैं। तो ये 3 मुख्य प्रकार हैं, इन तीनों में ही सारी दुनिया समाहित है विकास की, यानी सभी प्रकार का विकास। अगर इन तीनों विकास का ध्यान रखा जा रहा है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसमें हम सिर्फ बच्चे का दिमाग या पेन पेपर टेस्ट लेकर के नहीं जांच रहे हैं उसको कि सिर्फ कॉग्निशन पे ध्यान हो, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, हर चीज का। जब आप ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हैं तो सोशल इमोशनल भी बेहतर हो रहा है, जब आप लिख के या कोई चीज पढ़ा रहे हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट पे बात हो रही है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, और शारीरिक अगर आप फिजिकल कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, स्पोर्ट्स में या किसी चीज में इन्वॉल्व करा रहे हैं बच्चे को, तो हम कहेंगे कि शारीरिक विकास भी बच्चे का हो रहा है। बात सही है नहीं है? बिल्कुल बन सकते हो नूर, क्या दिक्कत है उसमें, बस ये देख लेना कि आपने डोमिसाइल है या वहां से की है, कहाँ से की है, देखना एक बार। चलिए आगे बढ़ेंगे, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही था। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या कहता है, फटाक से समझेंगे। अगर हम देखें द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस थियोरीज, यानी विकास का जो संप्रत्यय है वो कई थियोरीज से, कई सिद्धांतों पे आधारित है या प्रभावित होता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, cognitive development occurs in distinct stages. Which of the following is true about Piaget's theory of development? तो विकास की अवधारणा विभिन्न सिद्धांतों से प्रभावित होती है, जैसे पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अलग अलग चरणों में होता है। पियाजे के विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी विकास डिसकॉन्टिन्यूअस है, अगर हम पियाजे की माने असतत है, अलग अलग स्टेजेस में टूट करके चलता है, और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग सतत यानी कॉन्टिन्यूअस है। ये बातें ध्यान रखने की हैं, जो भी स्टेज में टूट करके या स्टेज वाइज डेवलपमेंट को बांटेगा, यानी वो विकास को डिसकॉन्टिन्यूअस मानता है। बात सही है नहीं है? चलिए देखते हैं। तो पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन आर पैसिव रेसिपिएंट्स। पियाजे रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बच्चे को कभी भी पैसिव नहीं रखेंगे, निष्क्रिय नहीं रखेंगे। बच्चा बैठा हुआ है बस एक बुत की तरह, और वो एक्टिव नहीं है मेंटली, फिजिकली या किसी भी तरह से एक्टिव है ही नहीं, तो ये तो हम नहीं कहेंगे। फिर आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉलोज अ लीनियर प्रोग्रेशन एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी लीनियर है, यानी सेम गति से चलता रहेगा। नहीं भाई, स्पाइरल होता है, कोई भी प्रक्रिया लीनियर नहीं होती कि सेम गति से आज जितना सीखा है 2, कल भी 2, फिर परसों भी 2, नहीं, आगे पीछे स्पाइरल होती है। कोई भी प्रोसेस जटिल होती है, या मैं कहूं उसको वर्तुलाकार होती है, पीछे बैक एंड फोर्थ जाती है। जैसे डेवलपमेंट की प्रक्रिया भी क्या है, स्पाइरल है,
तो आगे पीछे लीनियर क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती कि जितना आज सीखा बच्चे ने कल भी उतना ही सीखेगा, फिर परसों भी उतना ही सीखेगा, नहीं। हो सकता है आज 3 सीखा हो, कल 2 सीखे, परसों 1 ही मुश्किल हो पाए, ठीक। तो ये स्पाइरल है, लीनियर नहीं, वर्तुलाकार है। तो पैसिव नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा। पियाजेस थियरी एम्फसाइजेस दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट, हाँ बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। पियाजेस थियरी एम्फसाइजेस दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंसेस मूविंग थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। 4 विकास के चरणों में जो विकास की प्रक्रिया से गुजरते हुए पर्यावरण और अनुभवों के साथ अन्योन्य क्रिया बातचीत के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं बच्चे। ये बात एकदम सही लग रही है हमें। फिर देखते हैं 4th ऑप्शन, पियाजे बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओनली अकर्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड डज नॉट इन्वॉल्व अर्लियर चाइल्डहुड स्टेजेस। यानी पियाजे कह रहे हैं कि सिर्फ 12 से 18 के बीच में जो एडोलेसेंस है, जिसको हम किशोरावस्था कह रहे हैं, टीनेज कह रहे हैं, उसी में विकास होगा। बाकी उससे पहले जो चरण है, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 7 से 11, इन सब में नहीं होगा, जो कि बात गलत है क्योंकि 4 स्टेजेस दी हैं उन्होंने। SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सिंपल शॉर्ट फॉर्म आपको बताई ही हुई है। ये 4 स्टेजेस हैं पियाजे की। तो ये क्या कह रहे हैं कि 11+ ईयर्स वाली में ही होगा सिर्फ? नहीं भाई, सब में होगा विकास। जन्म से 2 में भी होगा, 2 से 7 में भी होगा, 7 से 11 में भी होगा, ठीक। इन चारों चरणों में विकास की प्रक्रिया होगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? स्टेटमेंट या असर्शन या अभिकथन है, कोलैबोरेटिव लर्निंग एनहेंसेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। यानी जो सहयोगात्मक अधिगम है वो छात्रों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करता है। कोलैबोरेटिव मतलब जब बच्चे ग्रुप में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो ग्रुप में सीख रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कि मान लीजिए मैंने कुछ कहा, सामने वाले व्यक्ति को लगा नहीं यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। जब हम चर्चा कर रहे हैं, दिमाग पे जहां जोर डलेगा वहां क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होगी। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हर एक पहलू से किसी चीज को देख पाना, सिर्फ मान ना लेना, है ना, कि फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर देखेंगे, किसी चीज को समझेंगे, तब जाकर के किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ठीक। तो कोलैबोरेटिव जब लर्निंग हो रही है, यानी 4 लोग ग्रुप में, सब अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं और जो बात सत्य होगी वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, ठीक। तो ये बात तो ट्रू है भाई, जब बच्चे ग्रुप में सीखेंगे, डिस्कशन, डिबेट, चर्चा परिचर्चा करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग उनमें विकसित होगी। ये बात सही है। रीजन क्या है? क्योंकि सब अपना अपना लॉजिक देंगे, ऐसा नहीं है कि आपके मन की बात को मान लिया जाएगा। रीजन क्या है? कोलैबोरेटिव लर्निंग एनकरेजेस पीयर इंटरेक्शन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडिंग टू डीपर अंडरस्टैंडिंग। ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, सहयोगात्मक अधिगम है, जब यहाँ 4 बच्चे एक साथ सीख रहे हैं, पीयर इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है पीयर्स की, यानी साथी समूह की, आपके सेम एज के लोगों की, आपके क्लासमेट्स की, ठीक। एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें, मान लीजिए डिबेट हो रही है, डिबेट समझते हैं, बहस नॉर्मल भाषा में कहते हैं हम। अब डिबेट में 4 बच्चों का ग्रुप है जो किसी चीज के प्रो है कि भाई टेक्नोलॉजी से फायदा है हमें। एक ग्रुप है जो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाओ, इससे ये फायदा है। दूसरा ग्रुप है जो कहता है नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खिलाफ हैं हम। अब ये 4 लोग, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक व्यक्ति एक पॉइंट देगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा पॉइंट देगा जो इसके पक्ष में होगा। 4 लोग ग्रुप में हैं, ठीक, एक दूसरे के साथ हैं। ऐसे ही ऑपोजिट ग्रुप में भी ये चीज होगी। तो क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने पे विचार होगा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, डीपर अंडरस्टैंडिंग है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि आपको किसी पक्ष में जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि साथ में सब एक काम कर रहे हैं, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें डिवाइडेड होगी। लीडिंग टू डीपर अंडरस्टैंडिंग, यानी गहन समझ, बेहतर समझ होगी, क्योंकि सब मिलकर के किसी एक लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। बात ये भी सही है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ग्रुप में जब सीख रहे हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपकी 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, 21वीं शताब्दी के कौशल की बात करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि जितना हो सके क्रिटिकल थिंकिंग पे बच्चे के ध्यान दो, रट्टे नहीं लगवाने हैं, उसके दिमाग को विकसित करने की बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई? फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट शेप्स अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द एपिजेनेटिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच के संबंध को अक्सर एक जटिल अंतःक्रिया के रूप में देखा जाता है जो एक बच्चे के विकास को आकार देती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के एपिजेनेटिक दृष्टिकोण को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है? अगर हम बात करें यहां पे एपिजेनेटिक व्यू क्या है, इसको समझना आवश्यक है। उस हिसाब से फिर आप क्या देंगे? जवाब देंगे, है ना। एपिजेनेटिक व्यू क्या है विकास का, वो आपको देखना होगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। एपिजेनेटिक व्यू, वैसे अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ रहे हैं तो इसको बिना पता किए भी आप यहां पे आंसर तक पहुंच सकते हैं, कोशिश कीजिए। देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी
आनुवांशिकता और वातावरण के बीच में जो रिश्ता है इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन। ये क्या है? एक जटिल अन्योन्य क्रिया है, अंतः क्रिया है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण है विकास की प्रक्रिया में। किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, किसी में हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक, यानी दोनों के महत्व को माना जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द एपिजेनेटिक व्यू? अभी एपिजेनेटिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट को कौन सा एक ऑप्शन है जो सही से बताता है? हेरिडिटी एक्सक्लूसिवली, पहली बात तो यही एपिजेनेटिक व्यू हो गया, है ना, जो ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। हेरिडिटी एक्सक्लूसिवली डिटरमाइंस अ चाइल्ड्स बिहेवियर एंड द एनवायरमेंट ओनली हैज अ मिनिमल इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो ये तो हेरिडेटरी व्यू होगा कि हम सिर्फ जेनेटिक्स को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, हेरिडिटी का ज्यादा रोल हो गया, एनवायरमेंट का नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हेरिडिटी जो है वो व्यवहार को एक बच्चे के फाइनल कर देगी, इन्फ्लुएंस होगा मिनिमल, ऐसा नहीं है। व्यवहार में इवन एनवायरमेंट का काफी अच्छा खासा रोल है। आंखें लिखा होता तो हम एक बार को मान भी लेते कि आंखों का रंग जो है हेरिडिटी तय कर देगी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन ओवरराइड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस ऑल्टरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइंग जेनेटिक कोड। यानी जो पर्यावरणीय कारक हैं वो आनुवांशिक पूर्वाग्रहों को अभी पूर्वाग्रह लिखना यहाँ गलत है, हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ है ये वाली। पर्यावरणीय कारक आनुवांशिक जो भी लेख हैं या आनुवांशिकता है जो आपकी पहले से आपको हेरिडेटरी गुण जो मिले हैं निर्धारित को अधिलेखित कर सकते हैं, अंतर्निहित आनुवांशिक कोड को बदले बिना आनुवांशिक लक्षणों की अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं पहले। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट फंक्शन इंडिपेंडेंटली विद हेरिडिटी डिटरमाइनिंग फिजिकल ट्रेट्स एंड एनवायरमेंट शेपिंग पर्सनैलिटी ओनली। ऐसा नहीं भाई एनवायरमेंट जो है सिर्फ पर्सनैलिटी को ही शेप कर रहा है, और पर्सनैलिटी तो कौन सी पर्सनैलिटी ये भी हमें नहीं पता यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ क्या है, और हेरिडिटी जो है वो सिर्फ फिजिकल ट्रेट्स को ही कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस को भी हेरिडिटी काफी हद तक तय करती है, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर दी सोल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट विद हेरिडिटी प्लेइंग नो सिग्निफिकेंट रोल। यानी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो सोल डिटर्मिनेंट्स हैं, वही एकमात्र मुख्य कारक हैं आपके बच्चे के डेवलपमेंट का। हेरिडिटी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, ये कहना एकदम खराब होगा। हेरिडिटी आपके टेम्परामेंट, आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर, आपकी इंटेलिजेंस के यानी IQ वगैरह इन सबको तय करता है, आपकी आंखों का रंग, ये सब तय होता है हेरिडिटी से। तो हेरिडिटी का अच्छा खासा रोल है, ये नहीं कह सकते कि सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। इवन हेरिडिटी कुछ केसेस में तो ये कहा ही जाता है कि ब्लूप्रिंट देती है, और इवन एपिजेनेटिक व्यू भी ऐसा ही मानता है कि हेरिडिटी आपकी रॉ मटेरियल देती है, बेसलाइन देती है, आपको एक ब्लूप्रिंट दे देगी कि उसके ऊपर फिर एनवायरमेंट तय करेगा कि ये जो ब्लूप्रिंट मिला है इससे आपका पोटेंशियल बाहर निकलेगा या नहीं, लिमिट सेट कर देती है अगर मैं कहूं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन ओवरराइड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस ऑल्टरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइन जेनेटिक कोड। देखिए यहाँ पे एक ही बात है जो इसके साथ जाती है। एपिजेनेटिक व्यू जो है वो डायनेमिक मानता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट के रोल को, कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है उसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जो रोल है वो डायनेमिक है। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, किसी में एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है बाकी ऑप्शंस इन दोनों को साथ लेकर के चल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ इसी ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक संभावना है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन ओवरराइड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस ऑल्टरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स। यानी जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो सामाजिक वातावरणिक कारक हैं, कई बार वो आपके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को क्या करते हैं, ऑल्टरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो जिसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, यानी एनवायरमेंट में कैसे निकल के आएगा कोई ट्रेट, उसको चेंज कर सकते हैं बिना जेनेटिक कोड को बदले, यानी बिना DNA वगैरह में कोई चेंज लाए, बिना जेनेटिक कोड में, बिना हेरिडिटी तो क्योंकि फिक्स होती है, डायनेमिक तो होती नहीं, तो बिना उसमें परिवर्तन लाए उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा इसको बदल देंगे। यानी हो सकता है आपको संभावना हो कोई बीमारी होने की, जेनेटिक्स से आपको मिली हो, डायबिटीज हो सकता है, कुछ और हो सकता है ना। और अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहां आप शुरू से ही जीवन के शुरुआत से ही ध्यान रखते हैं अपना, है ना, और बहुत ही सोच समझ के खाते हैं, मेंटल हेल्थ का अपनी ध्यान रखते हैं, डिप्रेशन में भी जैसे 40% रोल होता है जेनेटिक्स का, है ना, इसके अराउंड ही। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं एनवायरमेंट में, बशर्ते आपको जेनेटिक कोड से वो चीज मिली है, लेकिन आप ध्यान रख रहे हैं, तो क्या होगा, वो ऑल्टरेशन जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मतलब वो बाहर निकल के नहीं आएगी। हो सकता है आपको वो बीमारी हो ही ना, या फिर उस सीवियरिटी से ना हो, या फिर बहुत एज में बाद में जाकर के हो, जो जनरली हो सकता है आपसे पिछली जनरेशंस में बहुत जल्दी ही निकल करके बाहर आ गई हो। बात सही है नहीं है? तो यहाँ पे यही बात है, एपिजेनेटिक व्यू यही कहता है कि कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है ओवरराइड कर देते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को, जो पहले से जीन्स में तय है,
और बिना डीएनए में परिवर्तन लाए वो एक्सप्रेस कैसे होगा एनवायरमेंट में, वो चीज निकल के आएगी या नहीं आएगी, वो आप अगर एनवायरमेंट सही आपको मिल रहा है, न्यूट्रिशन अगर सही मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है आपको वो चीज की दिक्कत हो ही। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैराथन को लेके जितने भी लोग पूछ रहे हैं, मैं आज या कल, आज तो नहीं कल आपको अपडेट कर दूंगी। अभी मैंने 5 तारीख से सोचा था, बट अभी उस पर थोड़ा सा डाउट चल रहा है कुछ कारणों की वजह से। मतलब मैराथन तो होना है इस बार, सीडीपी तो पक्का पक्का होगा। हिंदी इंग्लिश की भी मेरी कोशिश पूरी है कि मैं लूँ मैराथन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हो नहीं पाई थी, मई में मेरी तबीयत खराब थी, तो जुलाई सीटेट वाले के लिए हो नहीं पाई थी, और मैं साल में एक बार ही लेती हूँ जनरली मैराथन। ये पिछले 2-3 सालों में यही हो रहा है। देखते हैं एक बार असर्शन क्या, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स फोकस ऑन द रोल ऑफ द टीचर एज दी सोल प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज। तो इस बार जनवरी में तो ली ही थी, वो देख के भी आप लोगों को काफी मदद मिल रही है। रचनावादी कक्षाएं ज्ञान के एकमात्र प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका पर ध्यान करती हैं। ठीक है कि ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी क्लासरूम, जहां टीचर फैसिलिटेटर है, फोकस ऑन द रोल ऑफ द टीचर एज द सोल प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज, एकमात्र करता धरता है, ज्ञान का निर्माता है, टीचर ही है सब कुछ, ये गलत है। क्योंकि रचनावाद में टीचर फैसिलिटेटर है, सुविधा दाता है, माहौल प्रदान करता है, सब कुछ, ज्ञान को भरने वाला नहीं है टीचर। ठीक, फिर आता है रीजन इसका, कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फसाइजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज रेदर देन पैसिव रिसेप्शन। यानी रचनावाद निष्क्रिय ग्रहण के बजाय ज्ञान के निर्माण में शिक्षार्थियों की सक्रिय भूमिका को या भागीदारी पर जोर देता है। ये बात सही है कि बच्चे एक्टिव हैं, ऐसा नहीं सिर्फ टीचर ही दिमाग में भर रहा है ज्ञान को। तो यहाँ पे आर ही सही है, ए सही नहीं है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस हिसाब से अगर हम देखें, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये वही रचनावाद है जिससे प्याजे और वाइगॉत्स्की बिलोंग करते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है कवि, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। According to Vygotsky, the more knowledgeable other MKO is central to the process of learning. Which of the following scenarios best represents the concept of MKO? यानी वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिक जानकार अन्य अधिगम की प्रक्रिया का केंद्र है, जो MKO जिसको हम कह रहे हैं, जो आपसे ज्यादा जानता हो उस विषय में, आपकी एज का भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य अधिक जानकार अन्य की अवधारणा को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? यानी किस एक ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि मोर नॉलेजेबल अदर को दर्शाया गया है, या कैसे पहचानेंगे आप किस ऑप्शन में कौन मोर नॉलेजेबल अदर है? पहला ऑप्शन है, अ चाइल्ड सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम अलोन आफ्टर वॉचिंग अ ट्यूटोरियल। यानी एक ट्यूटोरियल देखने के बाद बच्चा एक कॉम्प्लेक्स मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो देखने के बाद कॉम्प्लेक्स मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हो भी सकता है ये भी। अ पीयर हेल्पिंग अनदर स्टूडेंट लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट इन साइंस बाय एक्सप्लेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग इट। एक सहकर्मी दूसरे छात्र को विज्ञान में एक नई अवधारणा को समझाकर और उसका प्रदर्शन करके अधिगम में मदद करता है। यानी जहां जरूरत है वो स्कैफोल्डिंग भी करके दिखा रहा है ना। एक बच्चा है जो दूसरे अपने साथी को मैथ्स में या जहां भी उसको डाउट है साइंस में हेल्प करता है, क्योंकि उसको वो चीज आती है, तो वो वहां मोर नॉलेजेबल अदर बन गया। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर जरूरी नहीं टीचर ही होगा, कोई भी व्यक्ति जो आपको उस क्षेत्र में आपसे ज्यादा जानता हो जिसमें आपको दिक्कत हो रही है। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, अ टीचर असेसिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विदाउट ऑफरिंग फीडबैक और असिस्टेंस। तो ये तो एकदम खराब बात हो जाएगी कि एक शिक्षक जो फीडबैक बिना दिए परफॉर्मेंस को असेस कर रहे थे, तो जांचने वाली बात होगी, हेल्प तो इसमें है ही नहीं। मेमोराइजिंग, मल्टीप्लिकेशन, याद करना, रट्टे लगाना तो कोई भी होता नहीं है एमकेओ का उदाहरण। तो आप पीयर हेल्पिंग अनदर स्टूडेंट लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट इन साइंस बाय एक्सप्लेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग इट। यानी एक सहकर्मी है जो दूसरे छात्र को विज्ञान की एक नई अवधारणा को समझाकर और उसका प्रदर्शन करके अधिगम में मदद कर रहा है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं होगा उसको समझते हैं। अ चाइल्ड सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम अलोन आफ्टर वॉचिंग अ ट्यूटोरियल। तो सिर्फ मैथ्स में ही कोई एक समस्या को सॉल्व किया एक ट्यूटोरियल को देख करके, इससे ज्यादा बेहतर जो पर्सन है वो प्रॉपर, इससे बेटर ऑप्शन है। अगर नहीं होता तो हम इसके साथ भी चले जाते, क्योंकि ट्यूटोरियल ने भी काम तो इसका फोल्डिंग का ही किया है, मोर नॉलेजेबल अदर का ही किया है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन क्योंकि हमारे पास है, तो इसलिए हम जाएंगे अ पीयर हेल्पिंग अनदर स्टूडेंट। ये सीधा सीधा मोर नॉलेजेबल अदर का ही एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता है वो आपको किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रहा है। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आएगा, ZPD कहते हैं जिसको वाइगॉत्स्की की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और बताइएगा फटाफट से। हाँ, अलोन नहीं, हाँ मतलब अकेले ही सॉल्व कर रहा है जरूरी नहीं है, उसमें मदद भी मिल सकती थी, लेकिन वो फिर भी सही के आसपास का सवाल ऑप्शन कहते हैं उसको, अगर वो होता अकेले तो। ठीक, बर्थडे कहां से आ गया मेरा, अभी तो गया है सितंबर में। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इफेक्टिव पेडागोजी रिक्वायर्स एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स, विच टीचिंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन अ हेट्रोजेनस क्लासरूम टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न
इफेक्टिवली, यानी एक मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग या मिक्स्ड क्लास है जहां अलग अलग क्षमताएं रखने वाले बच्चे हैं। ठीक, अब इस मिश्रित कक्षा में कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे उपयुक्त है ताकि हर बच्चे को अवसर मिल सके बेस्ट सीखने का? तो पहला ऑप्शन है ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय एबिलिटी एंड टीचिंग ईच ग्रुप विद डिफरेंट लेवल्स। देखो, वो मोर नॉलेजेबल, अदर हेल्प करता है, ये बात सही है। वो अलोन वाली बात आपकी काफी हद तक सही है, लेकिन वो उसने हेल्प लेने के बाद भी तो अकेले कर सकता है, समझ रहे हो? आ जाओ इधर। तो ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय एबिलिटी एंड टीचिंग ईच ग्रुप विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंटेंट डिफिकल्टी, यानी हर एक ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय एबिलिटी। आपने ग्रुप बना लिया एबिलिटी के बेस पे, नहीं भाई, मिक्स्ड ग्रुपिंग है, एबिलिटी के बेस पे नहीं बनाना है। यूजिंग अ वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग मेथड टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू द सेम कॉन्सेप्ट एंड पेस। हर बच्चा सेम गति से सीखता है सेम कंटेंट को, और एक ही मेथड, वन साइज फिट्स ऑल, मतलब सबको एक डंडे से हाँकेंगे, है ना, सभी के लिए एक ही अप्रोच, एक ही मेथड से पढ़ा रहे हैं, वो खराब तरीका है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल आपको यहां करना है। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, एक्टिविटीज एंड असेसमेंट टू केटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटीज। ये बात हमें सही लग रही है। फोर्थ है फोकसिंग ऑन हाई अचीविंग स्टूडेंट्स, सिर्फ जो नंबर ज्यादा ला रहे हैं, ज्यादा हाई अचीविंग है, उन्हीं पे ध्यान देंगे। जी नहीं, हर बच्चे को आपको साथ लेकर के चलना है। ये पता नहीं कैसे टाइप किया है, 4 का 5 बना दिया, 3 का 4 बना दिया। देखो, विभिन्न शिक्षण शैलियों और क्षमताओं को ध्यान में रख करके, पूरा करके नहीं, ध्यान में रख करके विभिन्न शिक्षण विधियों का या गतिविधियों का और आकलन के विभिन्न तरीकों को अपनाना है। यानी डिफरेंट हेट्रोजेनस ग्रुप, होमोजेनस ग्रुप है जो हाँ सेम एबिलिटी वाले बच्चे हैं, सब मैथ्स में सेम है, एक ए सेक्शन में डाल दिया आपने 90% वाले सभी बच्चों को। जबकि हेट्रोजेनस है मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है, अगर करनी पड़े तो जहां हर एक क्षमता वाला बच्चा है ना, 40% वाला भी है, 90% वाला भी है, तो हेट्रोजेनस ग्रुप्स बेहतर होते हैं क्योंकि वहां अलग अलग क्षमता के बच्चे, अलग अलग इंटरेस्ट के बच्चे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है? असर्शन यानी अभिकथन, इंक्लूसिव एजुकेशन फोस्टर्स द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स एंड एम्पैथी इन ऑल स्टूडेंट्स, यानी समावेशी शिक्षा सभी छात्रों में सामाजिक कौशल और सहानुभूति को बढ़ावा देती है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन सबको इंक्लूड कर रही है, तो हर तरह का बच्चा है, क्लास में इंटरेक्ट भी करेगा, ठीक है ना, बातचीत भी करेगा, एक दूसरे से सीखेगा भी, एक दूसरे के शूज में खुद को रख के भी देखेगा। यानी एक बच्चा हो सकता है जो चल नहीं पाता या व्हील चेयर से स्कूल आता है, दूसरा बच्चा है जो बहुत तेजी से सीखता है, गिफ्टेड बच्चा है, तीसरा कोई बच्चा है जो जिसको सुनने में दिक्कत है, पांचवा बच्चा है कोई अलग अलग तरह की भाषाएं बोलता है ना। हर तरह का बच्चा एक साथ सीख रहा है तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, सामाजिक कौशल बेहतर होगा। दूसरा एम्पैथी, दूसरे के शूज में खुद को रख के देख पाएगा बच्चा। तो ये क्या है? ये बात एकदम सत्य है ना। एम्पैथी के प्रिंसिपल पे बेस्ड भी है आपका जो इक्विटी का प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। रीजन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन एंश्योर्स दैट चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स आर टॉट इन सेपरेट क्लासेस टू केटर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। यानी समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विविध आवश्यकताओं यानी डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चों को या मिक्स्ड बच्चों को, डाइवर्स बच्चों को, विभिन्नता में एकता की बात होती है। ये नहीं होता कि सेपरेट क्लासेस में सिखा दो। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, ये बात ध्यान में रखनी है। सेपरेट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो ये तो हो गया गलत। ए तो सही है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो सत्य है, बाकी जो है वो गलत है। आर भी इसमें गलत हो गया, ठीक, क्योंकि सेपरेट करने की बात कर दी। सेपरेट करना नहीं है, अलग नहीं करना है, लेबल नहीं करना है, बच्चे पे ठप्पा नहीं लगाना है, पास फेल नहीं करना है, जजमेंट नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एन इफेक्टिव पेडागोजी इन्वॉल्व्स यूजिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, रेदर देन सोनली रिलाइंग ऑन सबमेटिव असेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस बेस्ट इलस्ट्रेट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग। एफए जिसको हम कह रहे हैं, या ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फीडबैक के लिए जो अधिगम मतलब आकलन होता है, जैसे अभी हो रहा है, तो आपका आकलन किया जा रहा है, आपको असेस किया जा रहा है ताकि फीडबैक दिया जा सके कितना कैसे आप सीख रहे हैं ये आप जान पाए, ठीक, ना कि सिर्फ समेटिव असेसमेंट यानी क्या आपने कितने % हासिल किया इस बात पे ही जोर ना हो। तो आपको देखना है असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन से ऑप्शन में दर्शाया गया है। पहला है एडमिनिस्ट्रिंग एन एंड ऑफ टर्म एग्जाम। एंड ऑफ टर्म एग्जाम, एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, ये एसए का पार्ट है, समेटिव का पार्ट है, ना कि एफए का। एसए तो यहां पे फिर एविडेंस के लिए, जजमेंट के लिए यूज हो जाता है कई बार। प्रोवाइडिंग रेगुलर इमीडिएट फीडबैक ड्यूरिंग एक्टिविटीज टू हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, यानी छात्रों को उनकी ताकत और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करने के लिए गतिविधियों के दौरान नियमित और तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान की जा सके, यानी समय समय पे फीडबैक मिल रहा है बच्चों को। हाँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये, क्योंकि सीखने के लिए आकलन, यानी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ताकि जहां गलती हो वो उसका फीडबैक आपको मिले, कितना आपको आता है, कहां और कितना इंप्रूव किया जा सकता है, ये आपको पता लगे। तो ये एफए है,
आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगे, किस तरह के क्वेश्चन आपके अभी भी गलत हो रहे हैं, ये आपको इस मॉक टेस्ट से पता लग रहा है, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ऑफ लर्निंग नहीं है। ऑफ लर्निंग तब होगा जब आप फाइनल पेपर देके आ रहे होंगे, उसमें गुंजाइश नहीं है कोई इंप्रूवमेंट की, वो फाइनल नंबर आपके आ चुके सीटेट के, फिर तो वो एस से हो जाएगा, एफ से नहीं होगा। तो ये फॉर लर्निंग है, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान। ग्रेडिंग स्टूडेंट सोनली बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन, अब आप बस ग्रेड कर रहे हैं तो ये इसमें नहीं आएगा। कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद पीयर्स टू रैंक करने के लिए, लेबल करने के लिए, जी नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन ही आपका सही है।